डियर स्टूडेंट, आज साउंड का सेकंड क्लास है, ठीक है। आज साउंड का सेकंड क्लास है और आज हम लोग को जो टॉपिक स्टार्ट करना है, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? इको से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग टॉपिक? इको से स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बता दिया गया था कि साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है, साउंड कैसे प्रोपेगेट करता है, ये बता दिया गया था। और ये भी आपको बताया गया था कि साउंड दो तरीक़ों से प्रोपेगेट करती है, एक होता है ट्रांसवर्सल वेव और एक क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या देखते हैं? इको के बारे में। इको क्या है? देखिए, इको ना साउंड की एक प्रॉपर्टी है जो ये प्रूव करवाती है कि साउंड रिफ्लेक्ट होता है, आवाज़ टकरा के वापस आती है या फिर क्या आप कह सकते हैं प्रतिध्वनित होती है। देखिए, अगर आप लाइट के रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं तो आपको पता है कि लाइट इधर से आती है, टकराएगी और एक सर्टेन एंगल पे टकराएगी और सर्टेन एंगल से चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, आप अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट था और ये क्या था? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था। अगर मैं आपको कह दूँ कि साउंड भी सेम चीज़ को फॉलो करता है तो आप क्या बिलीव कीजिएगा? साउंड एक एंगल से आएगी, टकराएगी और साउंड एक एंगल से चली जाएगी। अब कहेंगे सर ये ऐसा तो कभी सोचा नहीं गया, ठीक है, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आपने बहुत बार फिल्मों में देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, पहाड़ों की चोटियों पे जाके खड़े हो जाते हैं और ज़ोर से चिल्लाते हैं, ठीक है। ज़ोर से चिल्लाया गया, क्या चिल्लाया गया? आई लव टू डू मैथ्स। मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ लेकिन आई लव टू डू मैथ, ठीक है। कुछ सेकंड बाद उसको वापस सुनाई देता है, बात सुनिए, इसने कह दिया क्या? आई लव टू डू मैथ। थोड़ी देर के बाद उसको वापस तो सुनाई देता है आई लव टू डू मैथ, जबकि इसने बोलना बंद कर दिया। इसे क्या कहते हैं? इको। इसे क्या कहते हैं? इको, ठीक है। तो इसे मूवी में आपने बहुत बार देखा होगा। मैंने एक मूवी देखा तो उसमें आई लव टू डू मैथ समथिंग था, तो कुछ सेकंड बाद उसको वही चीज़ वापस तो सुनाई दे रहा है, सेम चीज़। तो इसे कहा गया इको। आप अगर इको को समझना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। पहला, परसेप्शन ऑफ हियरिंग कितना है? परसेप्शन ऑफ हियरिंग कितना है? 0.1 सेकेंड। परसेप्शन हियरिंग, आप तो देखने वाला बता रहे 25 सेंटीमीटर। परसेप्शन ऑफ हियरिंग, सुनने की मिनिमम क्षमता कब है? एक हमारा कान एक वर्ड सुनने के बाद दूसरे वर्ड के लिए हमारा कान कितनी देर में रेडी होता है? तो परसेप्शन ऑफ हियरिंग कितना होता है हमारा? 0.1। इट मीन्स 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में हमारा कान रेडी होता है। इसका एक और मतलब यह है कि हमारा कान 1 सेकेंड में 10 लेटर या 10 वर्ड ही सुन सकता है, उससे ज़्यादा सुन नहीं सकता है। समझा पाए? परसेप्शन ऑफ हियरिंग इट मीन्स एक कान, हमारे कान में एक साउंड रिसीव हुआ, इसके बाद मैंने उसे सुना समझा, इसके बाद दूसरा साउंड सुन के उसको समझने में या दूसरा कान मुझे साउंड को सुनने में कितना टाइम के बीच में गैप चाहिए? मिनिमम 0.1 सेकेंड। तो हमारा कान रेडी हो जाएगा मिनिमम, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बाद भी आएगा तो भी सुन लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिनिमम टाइम क्या चाहिए? 0.1 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इको के लिए क्या होगा? आप जब जोर से चिल्लाते हैं तो साउंड जाता है, टकरा के वापस आता है, आप सुन पाते हो। बस आपने बोलना, आपने कह दिया हेलो, पॉज, सम सेकंड के बाद आपको क्या देखने को सुनने को मिलेगा कि आपको हेलो वापस आपको सुनाई दे रहा है, हाँ या ना। ये क्या था? पूरा आपका कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। अब सवाल आता है कि सर इको कब कब हो सकता है, यानी साउंड कब कब रिफ्लेक्ट होती है? तो देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, साउंड रिफ्लेक्ट के साथ साउंड एब्जॉर्ब भी होती है। आप अपने रूम में या कह सकते हैं आप जब फैमिली के साथ रहते हैं तो देखिए अपने जो लिविंग रूम में आप जब कुछ भी बात कर रहे होते हैं, फ़ोन पे ही बात कर रहे होते हैं, तो कंफर्टेबली बात करें, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको एग्जांपल कहता हूँ, आप उसी रूम में रहो, ठीक है, या फिर उसी साइज़ के रूम में रहो, उस जिस रूम में एक भी फर्नीचर ना हो, यानी एक भी बेड चेयर वेयर कुछ नहीं, यानी जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, आपने कोई बुकिंग किया, उसके एक बड़े से रूम में या छोटे से रूम में आप खड़े होकर बात करो, आप कंफर्टेबल नहीं होंगे बात करने में, आवाज़ बहुत गूंजता है, ठीक है। तो वो इको नहीं है, इको तो कुछ और ही है। तो वहाँ पर भी साउंड रिफ्लेक्ट होकर आ रही होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग रूम में बात करें तो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारे मुंह से आवाज़ें निकल रही है, हमारे कपड़े में, आपका चेयर के अंदर जो कहीं ब्रैकेट है खाली जगह, वहाँ पे साउंड टकराते टकराते वहीं पे डैम्प हो गई, एनर्जी उसको बहुत हद तक डैम्प हो गया, ख़त्म हो गया। जैसे मैं कुछ, आपको पता होगा कि साउंड या एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन मैंने जिस थोड़ी देर पहले जो बातें बोली, ठीक है, तो या फिर आपने जो थोड़ी देर पहले कुछ बातें बोली होंगी, आप उसे क्या वापस से सुन पाएंगे? कभी भी कभी नहीं सुन पाएंगे। क्यों? आपकी एनर्जी धीरे धीरे होते होते ख़त्म हो गई। आगे हम लोग पढ़ेंगे वो सब, डैम्पिंग कहते हैं उसे।
ठीक है। तो हमारा साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है कपड़ों से, गद्दों से, आपके कर्टन है उससे। जिन लोगों ने ये यूट्यूब में वीडियो बनाते होंगे या फिर जो लोग वीडियो पोस्ट करते हैं अच्छे तरीके से, तो लोग देखिएगा ना अपने रूम में साउंड एब्जॉर्बर लगाता है। साउंड एब्जॉर्बर मतलब आप जिस तरह मेरा आवाज़ गूंजता है हल्का सा, वहाँ पर हल्का सा भी आवाज़ गूंजेगा नहीं। इट मीन्स वो लोग पता क्या करते हैं, घर की दीवार पे स्पॉन्ज लगाते हैं, अलग अलग कटिंग के शेप में काट के उसको लगा देते हैं, तो वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए वहाँ पे आवाज़ गूंजता नहीं है। समझा पाए? तो हम लोगों ने साउंड एब्जॉर्बिंग के बारे में बात कर लिया, साउंड रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर लिया। अच्छा, साउंड को रिफ्लेक्ट करने के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सर आप जहाँ पे खड़े हैं साउंड टकरा के वापस आएगा, तो आपके साउंड में उतनी एनर्जी होनी चाहिए कि साउंड जाएगा टकरा के वापस आएगा। अब मान लो आपका तबीयत खराब है, पेड़ के मतलब आपका पहाड़ के किनारे पे खड़े हो, बोलो हेलो, आपका तो बगल वाला नहीं सुन पा रहा है, तो बगल वाले पहाड़ से क्या टकरा के आएगा? आपके साउंड के पास इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो जाए और टकरा के वापस आए, यानी साउंड के अंदर एनर्जी होना चाहिए। दूसरा, आपका साउंड जहाँ से टकरा के आएगा वो थोड़ा बड़ा सरफेस चाहिए, उसको रिफ्लेक्टर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। रिफ्लेक्टर क्या होगा? बड़ा। इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ पे आप खड़े हैं, दूर में कहीं पे दो पेड़ खड़े हैं, आप भी चिल्लाओगे तो क्या आवाज़ पेड़ से टकरा के आएगा? नहीं, बड़ा एक सरफेस चाहिए, वहाँ से टकरा के आपकी आवाज़ वापस आनी चाहिए। समझा पाए? हाँ या ना? चलिए, हम लोगों ने साउंड के रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर ली, यहाँ तक हो गया। एनर्जी हो गया, साउंड। अब तीसरी बात क्या है, आपका जो साउंड है मिनिमम 0.1 सेकेंड के बाद आनी चाहिए, 0.1 सेकेंड आनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपका साउंड इको होने के लिए दो कंडीशन सीख लिया हम लोगों ने, एनर्जी होना चाहिए, डिस्टेंस एनर्जी होना चाहिए, और आपका रिफ्लेक्टर बड़ा होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है आपका साउंड जाएगा और आएगा तो 0.1 सेकेंड में आए या तो उससे ज़्यादा देर में, उसके पहले नहीं आना चाहिए। अगर साउंड उसके पहले आ जाती है तो हम लोग सुन नहीं पाएंगे। समझा पा रहे हैं? हाँ या ना? तो इको की कंडीशन हो गई। अब बात आता है कि सर इको के लिए मिनिमम कंडीशन कितना होना चाहिए, मतलब मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ये आपके बुक में सवाल है या कह सकते हैं डेरिवेशन है। तो देखिए, इको के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए डिपेंड करता है स्पीड ऑफ साउंड पे। किस पे डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। आप जिस मीडियम में हैं, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम, आप जिस मीडियम में इको चाह रहे हैं उस मीडियम में साउंड की स्पीड क्या है। सुनिएगा थोड़ा, हम लोग एयर के बारे में बात करते हैं तो एयर के अंदर आपका साउंड का स्पीड चेंज होते रहता है। ये डिपेंड करता है एयर के अंदर मॉइस्चर कितना है। कभी 320 मीटर पर सेकेंड एयर के अंदर साउंड का जो स्पीड है, हमारी आवाज़ की जो स्पीड है एयर के अंदर, वो क्या होता है 320 मीटर पर सेकेंड, कभी 330 मीटर पर सेकेंड, कभी क्या होगा 340 मीटर पर सेकेंड। ये डिपेंड करता है विंड स्पीड पे, ये डिपेंड करता है विंड के टेम्परेचर पे, ये डिपेंड करता है विंड के अंदर कितना मॉइस्चर उस पर। तो हम लोग स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं जो आपके बुक में दिया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम। मैं मीडियम क्या ले रहा हूँ? एयर। हम लोग तो हवा, आवाज़ तो ऐसे नॉर्मली हवा में बात कर सकते हैं, पानी के अंदर थोड़ी बात कर पाएंगे हम लोग। तो हम लोग मान के चलते हैं कितना है? 340 मीटर पर सेकेंड। हम लोग क्या मान के चलते हैं कि साउंड के अंदर, साउंड का स्पीड क्या है एयर के अंदर? 340 मीटर पर सेकेंड। तो इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए? सपोज एक आदमी इधर खड़ा हुआ, दोनों स्टेशनरी, यहाँ दोनों रुके हुए हैं। अच्छा, ये तो कुछ बोलेगा, इसने कुछ बोला, समझ गया? नॉर्मल रहने। अच्छा ठीक है, उसने बोल दिया, ठीक है। इसके कहने का मतलब क्या? इसने बोल दिया, चलो ठीक है, इसने कुछ बोल दिया। अब ये आपका रिफ्लेक्टर, ये क्या आपका रिफ्लेक्टर है। साउंड गया और आया, बात सुनिए, साउंड गया और आया, कितनी देर में आना चाहिए? मिनिमम। तो टाइम में ले रहा हूँ मिनिमम क्या? 0.1 सेकेंड। और कितनी दूर को इसको मैंने रखा? x को रखा। तो साउंड x गया और x वापस आया। साउंड ने कितना डिस्टेंस कवर किया? x गया, x वापस आया। तो डिस्टेंस कवर बाय साउंड क्या हो जाएगा? x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x मीटर। हाँ या ना? वेलोसिटी का फॉर्मूला था 340 मीटर पर सेकेंड। किस वेलोसिटी के स्पीड से, किस वेलोसिटी से साउंड ट्रेवल कर रहा है? 340 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या पता है? v इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। हाँ या ना? कितनी वेलोसिटी है? 340। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? x गया,
x आया 2x, कितना टाइम लगा उसको 0.1 सेकेंड मिनिमम। मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम टाइम, यानी मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए इको के लिए, मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 340 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 2x। 340 इंटू 0.1, इसका 2 नीचे चला आएगा इक्वल टू x। डेसिमल हटा देते हैं, डेसिमल जैसे हटा देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 0 से 0, 2 से 17। यानी आपका जो रिफ्लेक्टर है वो मिनिमम कितनी दूरी पे होगी 17 मीटर की दूरी पे होगी, तो आपको इको सुनाई देगा, उससे कम में इको सुनाई नहीं देगा। समझा पाए? इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस क्या है 17 मीटर। कब? जब स्पीड इतना 340 मीटर पर सेकेंड। अगर ये कम, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। वो टोटली किस पर डिपेंड करता है, आपका साउंड का स्पीड उस मीडियम में कितना है। सब नोट कर लीजिए इसे। देखिएगा अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा, उसका नाम क्या है रेवर्बरेशन। आप कहेंगे सर ये क्या है, और आप लोगों ने इसी को सबसे ज़्यादा फील किया है, इसी को। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए होता क्या है ना, आप स्कूल से जब निकलते हैं छुट्टी टाइम, इमेजिन कीजिए सबसे लास्ट निकल रहे हैं, और जब बातें करते उतरते हैं तो सीढ़ियों में आपकी आवाज़ गूंज रही होती है। वो जो गूंज सुनाई देता है वो इको नहीं है, क्योंकि इको के लिए कम से कम कितना डिस्टेंस चाहिए था 17 मीटर। आप समझ रहे हो 17 मीटर कितना दूर होगा, यहाँ से बहुत दूर जो आप लोग इंटर करते हो वहाँ तक 17 मीटर की दूरी, उतनी दूर होती है। तो उतना दूर तो आपका गैलरी नहीं जहाँ से आवाज़ टकरा के आएगा। बगल से आपका, आप जब रूम में बैठ के बात कर रहे हैं खाली रूम में, तो आपका आवाज़ जो गूंज रहा है वो गूंज को क्या कहते हैं रेवर्बरेशन। क्या कहा जाता है उसे रेवर्बरेशन। आप जो देखते हैं नहीं कि पार्किंग लॉट में गाड़ियाँ खड़ी होती है, वहाँ पे खड़ा कोई मंजुलिका वाला गाना गा रहा है, हाँ मुझे तुम्हारा वाला, तो वो जो आवाज़ हो रहा है गूंज रहा है, रेवर्बरेशन। अगर एरिया छोटा है तो क्या होता है आपका रेवर्बरेशन होता है। समझा पाए? हाँ या ना? तो इको के लिए मिनिमम डिस्टेंस बता दिया गया जो 0.1 सेकेंड में आती है। रिफ्लेक्टर बड़ा होना चाहिए जहाँ साउंड टकरा के आएगा। इंटेंसिटी, साउंड के अंदर जो एनर्जी है वो थोड़ा दमदार होना चाहिए कि जाके वापस आ पाए। आप लोग जैसा साउंड रहेगा तो फिर आ नहीं पाएगा, आधा रास्ते में ख़त्म हो जाएगा, वो आएगा वापस कैसे, आने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इको का यूज़ क्या है। अब आपका, अब जान देख लीजिएगा, अगर आपने इको को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप, कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ध्यान से, इसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इतने, ये हम लोग बहुत बार देखे हैं लेकिन हमको पता नहीं था कि ये इको यूज़ हो रहा है। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ इस तरह से कि आप जब देखते होगे कि गर्मी के समय में आपकी मम्मी क्या होती है, मिट्टी के घड़े खरीदती हैं पानी रखने के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना, जब घड़ी खरीदते, हम लोग जब घड़ा खरीदते हैं तो क्या होता है, घड़े वाले से पूछते हैं भैया इसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। तो क्या होता है, ऊपर में, ऊपर के मुंह के साइड या कहीं पे साइड में टन टन मार के देख लेता है, ढक ढक मार के देख लेता है, और साउंड सुन के देख लेता है, बोलता नहीं नहीं दीदी कहीं पर भी लीकेज नहीं है। वो कह देते हैं कि कहीं फटा उटा नहीं है। आप कभी कप खरीदने जाते हो, देखिए ना कप खरीदने जाते हो तो क्या कहते हैं भैया, वो क्या होता है बजा के टन टन करके देख लेता है कि नहीं वो कहीं फटा है कि नहीं, वो समझ लेता है। क्यों? कहीं पे भी अगर फटा होगा ना तो साउंड अलग से निकल जाता है और आपका साउंड की वैल्यू चेंज हो जाती है, इंटेंसिटी चेंज हो जाती है, जिससे समझ आ जाता है कि वो आपका घड़ा टूटा हुआ है या नहीं। अच्छा बताओ, 80 रुपये का तुमने घड़ा खरीदा तो इस तरह से चेकिंग किया, ठीक है। आप एक बहुत बड़ा शिप खरीद रहे हैं, ये भी बताए थे आप इतना बड़ा शिप खरीद रहे हैं, बात सुनो, अब इतना बड़ा शिप खरीद रहे हो, कहीं पर लीकेज है कि नहीं कैसे पता करोगे, कहाँ मार के देखिएगा, ठीक है। इन सब के लिए एक सिस्टम यूज़ होता है इको का, उसे कहते हैं सोनार सिस्टम। थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे इसे, देखिए थोड़ी देर में इसको डिस्कस करेंगे, बोर्ड वाला क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे, सोनार सिस्टम में आता है। अच्छा आपने देखा होगा, ये आपने सुना होगा अल्ट्रासोनोग्राफी, कभी नाम सुना है? पेट का होता है, प्रेगनेंसी के समय होता है, बहुत लोगों का गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम या स्टोन का प्रॉब्लम होता है तो अंदर चेक करने के लिए होता है। देखो मैंने बहुत बार देखा है ना, फिल्मों में दिखाया जाता है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक क्रीम जैसा कुछ लगा दिया जाता है, ऐसे करके जेली जैसे लगा देता है, कुछ चिप्स लगा देते हैं यहाँ पे, और एक टीवी में दिखाई देता है। तो मेरे जो भी है एक मतलब वो सब लगा देते हैं और एक स्क्रीन पे दिखता है, आपका स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें दिखती है, पेट के अंदर का मूवमेंट कैसा है, ठीक है। तो मुझे क्या लगता था पता है, मुझे लगता था ये कितना एडवांस सिस्टम है, एक चिप लगा दो और वो अंदर का चीज़ देख रहा है, मतलब कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा रहे जो आपके स्किन को तोड़ के अंदर की ओर चला गया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो पूरा इको है, वो पूरा सिस्टम किसका है,
इको सिस्टम का आता, इको के अंदर का आता है, इको का देखेंगे, सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इको का यूज़ करके आप देखेंगे, ये आपने चमगादड़ का नाम सुना होगा, बैट, वो इको का यूज़ करके ही उड़ता है। आप लोग को क्या लगता है कि चमगादड़ दिन के समय देख नहीं पाता? आपको क्या लगता है चमगादड़ दिन के समय देख नहीं पाता इसलिए रात में निकलता है? थोड़ा सा ये पूरा सही नहीं है। दिन के समय सभी लोग जगे रहते हैं, सारे पशु पक्षी जगे रहते हैं, बहुत शोर होता है, ध्यान दीजिए, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। दिन के समय शोर बहुत होता है, तो और उन लोग अब शोर में उड़ नहीं पाएंगे। क्यों? देखिएगा, जब वो रात में उड़ रहे होते हैं तो दिन के अपेरेंट आपका कह सकते हैं साउंड बहुत ही कम होता है। तो वो अपने मुंह से, अगर मान लेते कोई भी चमगादड़ उड़ रहा है, अपने मुंह से वो एक साउंड निकालता है। क्या निकालता है? साउंड। और वो कोई नॉर्मल साउंड नहीं होता, वो क्या होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड निकालता है, 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है। अल्ट्रासोनिक का इसका जो खासियत है कि आपकी जो साउंड अगर एक क पाथ वाले ऑब्जेक्ट पे भी टकराती है और इस तरह से टकराएगी, सपोज इससे ऐसे अगर आते आते ऐसे आया टकराया, तो इसका मतलब ये नहीं कि रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं, वो वहीं से बाउंस बैक हो जाएगा, जिस डायरेक्शन से आएगी उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। तो साउंड वापस टकरा के आया, अब वो माइंड में कैलकुलेशन करता है कि मेरे साउंड का स्पीड इतना है, आज एयर के अंदर इस स्पीड से साउंड जा रहा है, इतने देर में साउंड रिपीट होकर आ गया, मतलब डिस्टेंस तो गया और आया, तो उसने डिस्टेंस को आधा किया, तो उसको पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है। अगर कहीं पेड़ पर इतना छोटा सा छेद भरा हुआ है, बात मान ली इतना छोटा छेद है, उसने साउंड दिया तो साउंड ऐसे 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 करके साउंड जा रहा होगा, हाँ या ना? ध्यान दीजिएगा, साउंड ऐसे जा रहा होगा, तो इस जगह से टकरा के वापस आ गया, इस जगह से टकरा के वापस आया, क्यों? क्योंकि सॉलिड पार्ट, छेद सिर्फ यहीं था, यहीं पे था, तो यहाँ पे साउंड गया, टकरा के निकल गया, मतलब क्या उस पार चला गया, यानी रिटर्न नहीं गया। तो यहाँ पे जब चमगादड़ उड़ या बैट उड़ रहा होगा तो उसको माइंड में जाएगा कि मैंने अगर 100 वेव्स छोड़े हैं, 70 रिटर्न या 30 रिटर्न आ गया, 40 रिटर्न आ गया, 60 वेव्स नहीं आई, किधर से नहीं आई? इधर से नहीं आई, तो माइंड में एक इमेज बना लेते हैं वो लोग, और वो इधर से उड़ के निकल जाते हैं, इसलिए चमगादड़ रात में उड़ते हैं। हाँ, उनका आँख नहीं, आउल का आपका आँख बहुत तेज होता है इसलिए उड़ पाते हैं, चमगादड़ में ऐसा नहीं होता। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करता है, ठीक है। देखो फिशरमैन, कुछ मछलियाँ होती है जैसे सोल मछली होती है, अगर आप मछली के शौकीन होंगे तो पता होगा सोल मछली होती है एक, अगर अल्ट्रासोनिक वेव छोड़िएगा ना तो रिसीव कर लेती है। तुमने भेजा 100, 90 टकरा के आ गया, 10 आया नहीं, तो समझ गया कहीं ना कहीं रिसीव कर रहा है कोई, तो उसका शेप बन जाता है और लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे मछलियाँ पकड़ लेते हैं उसे, फिशरमैन। तो इको का ये सब यूज़ हुआ, जिसमें मेडिकल यूज़ का भी मैंने एक चीज़ बताया। अब आपको पढ़ा रहे हैं सोनार सिस्टम क्या है। देखो सोनार फुल फॉर्म नहीं है, ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है। सोनार का मतलब क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। बात सुनो, साउंड नेविगेशन ये पता कर लगाता है कि साउंड किधर से आ रहा है, एंड रेंजिंग वो ऑब्जेक्ट कितना दूर है। देखिएगा, आपने एक मूवी देखी होगी टाइटैनिक, मैंने सुना है, एक बार भी देखा नहीं। देखिएगा, सुन लीजिएगा, वहाँ पे कहता है ना, उस समय क्या था ना कि उस समय एक नियम नहीं था कि आप लोग के पास जो सोनार जो सिस्टम मशीन लगी होती है, उस समय लोग जब बंद कर देते थे, बोट नहीं जाते थे कहीं तो बंद करके रखते थे। आजकल है क्या कि आप उसको बंद नहीं कर सकते सिस्टम को, आपको ऑल टाइम ऑन रखना पड़ेगा। देखिए होता क्या है सोनार में, ये जो आपका बोट होगा, इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे सोनार यानी जो मशीन होती है वो लगाई जाती है, कहीं भी अंदर बाहर कहीं भी फिट होगा। अब बात सुनो, अगर आपको डेप्थ मापना है कि समुद्र कितना गहरा, तो कौन उतर के देखेगा? कोई उतर के देखेगा नहीं ना। हाँ, आप कुछ जा सकते हैं, डेयर डेविल है। अब देखो सोनार ने क्या किया, यहाँ से बात सुनो, सोनार ने यहाँ से क्या किया, साउंड छोड़ा। क्या छोड़ा? एक साउंड छोड़ा, तो साउंड गया होगा x मीटर, और कुछ समय बाद उसे अपनी सिग्नल वापस सुनाई दी। बात सुनो, साउंड छोड़ा गया, कुछ समय बाद उसको अपनी साउंड वापस सुनाई दी, ठीक है। तो उसको पता चल गया कि उसका डिस्टेंस कितना था। बात सुनो, इधर 2x उसका डिस्टेंस था। सब जगह स्पीड तो 340 मीटर पर सेकंड नहीं हो सकता, पानी के अंदर कुछ समय देखा गया साउंड का स्पीड
कितना 1.5 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 1 सेकंड के अंदर 1.5 किलोमीटर। तो मैं मान लेता हूँ इस समय जो वेलोसिटी है साउंड की वो क्या है, इन वाटर या कुछ भी होगा v, मीटर पर सेकंड, ये था मीटर, ठीक है। अभी ऐसा तो नहीं कि 0.1 सेकंड में आएगा, सपोज ये जो टाइम कितने टाइम के बाद उसको सुनाई दे रहा है वो टाइम मैं लिख दे रहा हूँ, 30 सेकंड के बाद सुनाई दे रहा है। वो हो सकता है 1 सेकंड हो, 2 सेकंड हो, 5 सेकंड हो, 10 सेकंड हो, हाँ या ना। तो मैं फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी कितना है v, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2x, टाइम कितना है t। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो क्या लिखना पड़ेगा, vt इज इक्वल टू 2x, x इक्वल टू क्या होगा vt बाई 2। तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी डेप्थ क्या है, उसकी डेप्थ क्या है, इससे आप निकाल सकते हैं, इसी का यूज़ करके निकाला जाता है। ये छोटा मोटा एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, अब बात करें शिप के बारे में। शिप में होता क्या है सुनिएगा, ये जो सोनार होता है ना बहुत सारे रे निकालता है, क्या करता है साउंड के बहुत सारे वेव निकालता है। अब मुझे कहीं देखना है इसके अंदर लीकेज है या नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर जो खाली पार्ट होता है उसके यहाँ पे सोनार वाला पार्ट ऑन करके छोड़ देता हूँ। उसमें मान लीजिए बहुत सारे रे निकले, सपोज इसके अंदर से कितने निकले 1000 वेव्स ने निकाले मैंने, जिसके अंदर मैंने सब डिवीजन, इसने क्या वो डिवीजन कर लिया, इधर 400 भेजा, इधर 400, इधर 200, इस तरह से भेजा। अगर देखते 400 भेजा 400 रिसीव हो गया, 400 भेजा 400 रिसीव हो गया, 200 भेजा 100 रिसीव हुआ, 100 रिसीव हुआ। तो उसको तो इतना पता है कि इधर से रिसीव हो रहा है, 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 इस जगह से रिसीव नहीं हो पा रहा है। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ से रे क्या हो रहा है, निकल जा रहा है। और अपने अंदर ही वो क्या करता है, एक इमेज बना लेता है अपने स्क्रीन के अंदर कि इस जगह पे इतने रे नहीं आ रहे हैं, मैंने मतलब इतना एरिया से निकला है रे, इधर से रे नहीं आया। तो लोग बना लेते हैं कि इतना बड़ा गैप है, यानी इतना बड़ा उसके अंदर होल होगा गेम पर। समझा पाएँ आपको देखो, मैं अब इस चीज़ को मैं थोड़ा अच्छे से विजुअलाइज़ कराना चाहूँगा रेंजिंग के लिए। होता क्या है ना, आप लोगों ने छोटे क्लास में देखो, जब 1, 2, 3 में थे या फिर LKG UKG में होंगे, तो आपने क्या किया होगा, एक कागज़ लिया होगा, एक 5 रुपये का कॉइन लिया होगा, एक पेंसिल लिया होगा, 5 रुपये का कॉइन नीचे रखा, कागज़ रखा, ऐसे से घसा होगा, तो उसकी पूरी इमेज चली आई ना ऊपर में, देखा होगा आपने, हाँ या ना। तो सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है। आपका जब सबमरीन चल रहा होता है, इमेजिन करो पानी के नीचे इतना लाइट तो है ही नहीं, सबमरीन चल रहा है, उसे कैसे पता चलेगा सामने कोई बहुत बड़ा रॉक है, स्टोन है, या बहुत बड़ा कोई माउंटेन है कि नहीं, कैसे पता करेगा, कहीं पे कोई छेद, मतलब कहाँ से उसको जाना है, सामने कोई ऑब्स्टेकल या सामने से कोई किसी ने उस पर बम गिरा तो नहीं दिया, नहीं तो कोई बहुत बार रडार में दिखता है कि आपका एरोप्लेन यहाँ है, फिर ब्लिंक करते यहाँ है, ब्लिंक करते दिखाता है यहाँ यहाँ नहीं दिखता है कि मिसाइल ऐसे ऐसे आ रही है, वो सब सुना रहा है। कैसे सुनिएगा थोड़ा देखिए, मान लेते हैं ये आपका क्या सबमरीन है, ये क्या है आपका सबमरीन है। यहाँ पे क्या होता है, ये जस्ट गोल गोल क्या होता है, पंख घूम रहा होता है, सबमरीन टाइप पे कुछ भी है। अगर इमेजिन करो सामने एक बहुत बड़ा पत्थर का ऐसा है, मैं एक ऐसा शेप बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे निकले होंगे अलग अलग, ऐसे ऐसे तिरछे करके, ऐसे बहुत सारे निकला होगा बीच से, ऐसे करके निकला होगा, सभी रह गया और टकरा के वापस आए। तो सिग्नल यहाँ पे क्या सुना रहे, यहाँ पे सिग्नल रिसीव करने वाला भी है, तो इसके स्क्रीन पे पता क्या होगा, ऐसा बनेगा, वही छापने वाला जो नहीं बनाते उसी तरह। ये पहले है तो पहले चला आया इतना देर में, उसको पता चला कि मैंने जब इस साउंड को भेजा तो 4 सेकंड के बाद रिसीव हो गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतनी देर में सामने वाला इसने क्या हुआ 4 सेकंड में गया होगा, तो यानी यहीं पे पहुंचा होगा। तो इसका पूरा शेप क्या होगा, ऐसे ऐसे करते 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 ऐसे शेप बन जाता है उसके स्क्रीन पे, और वो स्पीड का पता यहाँ से लगा लेता है, डिस्टेंस का, और एक शेप का भी बना लेता है। यही चीज़ होता है जब आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं पेट का, तो वो जब जेली लगा के जब आपका चिप यहाँ पर लगाता है, तो वहाँ से पता है कि यार एक हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड को भेज रहा है या फिर लो फ्रिक्वेंसी के साउंड को भेज रहा होता है। तो आपके पेट के अंदर क्या जा रहा है, साउंड जा रहा है। आप देखते होंगे जब अल्ट्रासोनोग्राफी होती है ना, कोई कलर नहीं दिखता, रेड कलर का ऐसा कुछ नहीं दिखता, ब्लैक एंड वाइट दिखता है, कलर नहीं दिखता। रीज़न क्या है ना, कि उसने क्या किया, साउंड भेजा, आपके पेट के अंदर क्या किया, साउंड भेजा। अब उस समय देखेंगे वो साउंड भेजा तो सर स्पेस तो बहुत छोटा है, गया संग संग रिसीव हो गया, तो उसने एक मतलब 1000 साउंड एक साथ आ गया, तो उसका एक इमेज बन गया, दूसरे बार फिर से आ गया। इस तरह का इसको मान लो कि 1 सेकंड के उसने 25 फ़ोटो क्लिक किए, 1 सेकंड में कितने फ़ोटो क्लिक किए, 25। उस 25 को एक साथ लाइन के साथ सटा दिया, उसको हाई स्पीड पर रिवॉल्व करा रहा है। तो आपने देखा ना बहुत बार, जो जैसे तारे ज़मीन पे था, बहुत सारे फ़ोटो एक साथ इसको घुमाते रहते हैं, तो लगता है ये मोशन में है, तो वही हमारे पेट के साथ करता है। एक साथ 50 से 60 फ़ोटो क्लिक कर लेता है और उसको एक साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलाता रहता है, तो मुझे दिखता है कि चीज़ें ऐसे हिल रही हैं।
समझा पाएँ? तो पेट में क्या हो रहा है आपका, सोनार सिस्टम का यूज़ कर रहा है। वहाँ पर भी लो फ्रिक्वेंसी, अगर आपका बॉडी हार्म ना करना हो तो क्या कर रहा, लो फ्रिक्वेंसी का साउंड भेजेगा। जब आपका पेट तो बहुत छोटा है, गया रिसीव हो क्या आ गया, मेरे पेट की तरह थोड़ी है कि पैसा 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 ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये अल्ट्रासोनोग्राफी में भी किसका यूज़ हो रहा है, सोनार के सिस्टम का यूज़ हो रहा है। सबमरीन में भी सोनार सिस्टम का यूज़ हो रहा है। आपका क्या हुआ, बोट के अंदर भी इसी सिस्टम का यूज़ हो रहा है। अच्छा, आपसे पूछा जाता है कि 2 ऐसे जानवर का नाम बताओ जो अल्ट्रासोनिक वेव में बात कर सकते हैं या फिर कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक बैट, एक डॉल्फिन, ठीक है। यूज इक्वल ना मेडिकल फील्ड ऑलरेडी बता दिया गया, ठीक है। इसी का यूज़ करके आपका ये भी देखा, मान लो कि थोड़ा हाई एनर्जी साउंड को में जिसकी एनर्जी ज़्यादा या स्पीड ज़्यादा उसको छोड़ा गया, अगर आपकी किडनी के ऊपर फेंका गया तो बहुत सारे रे पास हो, कुछ रे पास नहीं हो पा रही, यानी वहाँ पे हार्ड सरफेस होगा तो पता चल जाता है किडनी में स्टोन है, कि आपकी किडनी में कितने डायमंड है, कितना कितना साइज़ का डायमंड है, सब बता देता है। हार्ड होता है ना डायमंड, वो भी महंगा है, स्टोन भी ऑपरेशन कराने में महंगा पड़ जाता है, तो डायमंड ही का तो ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है। तो आपके अंदर किडनी के अंदर कितने डायमंड है वो सब बता देता है, कितना साइज़ है ये भी बता देता है। क्यों, इसी का यूज़ करके, किस साइज़ का है। प्रेगनेंसी के समय ये भी बता देता है बच्चा का हाइट क्या है, शेप कैसा है, इसी से यूज़ करके बताता है। हाँ, बच्चा 6 सेंटीमीटर का है, 12 सेंटीमीटर का है, वॉर्म के अंदर 3 सेंटीमीटर का है, उसका शेप कैसा है, इसी से बता देता है। और इसी का यूज़ करके पहले लोग या डॉक्टर लोग क्या करते थे, उसका जेंडर बता देते थे कि जो, क्योंकि जहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन होता है वहाँ पे उसका एक सर्टेन एज के बाद जब जेनाइटल ऑर्गन डेवलप होने लगती है तो उसका शेप समझ आने लगता है, तो वहाँ पे उसके वो लोग बता देते हैं। डॉक्टर को पता है, डॉक्टर अगर अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं ना तो वो लोग पता कर सकते हैं उसका क्या है, इसका बॉय है कि गर्ल है। लेकिन इससे बहुत सारी हत्याएँ होने लगी तो उसको बैंड कर दिया गया, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए अब हम लोग इसका सेक्शन बी भी कर लेते हैं, ठीक है। पहले पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसका सारा क्वेश्चन आंसर एक साथ कर लेंगे, ठीक है। इसका सेक्शन बी, नेचुरल डैम्प एंड फोर्स वाइब्रेशन, बहुत ईजी है, बहुत ही मीठा चैप्टर है। नेचुरल डैम्प्ड एंड फोर्स वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन। देखिए सबसे पहला टॉपिक है नेचुरल वाइब्रेशन क्या है, सुनिएगा थोड़ा इधर। नेचुरल वाइब्रेशन क्या है, सुनिएगा थोड़ा। आपके बुक में डिफिनीशन दिया है, द पीरियोडिक वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट आर कॉल्ड नेचुरल और फ्री वाइब्रेशन। नेचुरल वाइब्रेशन कहिए या फिर फ्री वाइब्रेशन कहिए, एक ही बात है। सुनिएगा ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर नहीं लग रहा, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के वहाँ पे उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अगर ना लगे, एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, उसकी जो नेचुरल वाइब्रेशन हो रहा है, आप उसको जो वाइब्रेट करा रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं, उसके ऊपर जब हिट कर रहे हैं किसी चीज़ से, उसके अंदर जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे क्या कहते हैं, नेचुरल वाइब्रेशन या फिर फ्री वाइब्रेशन। तो समझिएगा इसे। आप लोगों ने देखिए ये काम तो बहुत बार किया होगा। एक डेस्क होता है आपका, डेस्क के किनारे आप क्या करते हैं, स्टील का स्केल रख देते हैं। इमेजिन कीजिएगा, हाथ से पकड़ते हैं, ऐसे मारते हैं, टंग से मारते हैं, टन 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 ऐसे घूमता रहता है, आपने देखा होगा। तो आप इसको अगर स्लो मोशन में देखिए तो कैसा दिखता होगा। देखिए पहले थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर क्या होगा, थोड़ा ऊपर आएगा। पहले देखिए इस पोजीशन पे होगा, नीचे ऊपर नीचे से हो रहा होगा। आप अगर इसको स्लो मोशन में कैद करते हैं तो आपको दिखता है क्या, आप देखते हैं कि 1 सेकेंड में सपोज इसने 15 बार अप एंड डाउन मूव किया। इसी अप एंड डाउन मोशन को कहते हैं ऑसिलेशन। क्या कहते हैं, ऑसिलेशन, या वेव भी कहते हैं। एक वेव, जैसे पढ़ाया था आपको, जब वेव में एक वेव कहो या एक ऑसिलेशन को, एक ही बात हुआ। तो 15 बार ऑसिलेट कर रहा है। कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, यानी टू एंड फ्रो मोशन भी सेम है, 15 बार कर रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ देर बाद आप क्या देखते हैं, शांत हो जाता है। कुछ देर बाद क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। आप एक और एग्जांपल, आप एक स्ट्रिंग को इधर पकड़ो, इधर पकड़ो। स्ट्रिंग को क्या करते हैं आप, इधर और इधर दो हिसाब से बांध दिए और इसको पकड़ के खींच दो। गिटार में क्या होता है, ऐसे खींच देते हैं। तो जैसे खींचते हैं तो क्या होती है, चीज़ें ऐसे वाइब्रेट करती हैं, अप एंड डाउन करके वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन ऐसे करके वाइब्रेट करने लगती है, ठीक है। वाइब्रेट करने लगी तो 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। ये वाइब्रेशन है, लेकिन ये नेचुरल वाइब्रेशन नहीं है। ये नेचुरल वाइब्रेशन क्यों नहीं नेचुरल वाइब्रेशन है, सुनिएगा इधर।
इसके अंदर मास है, इसके अंदर क्या है, मास है, ग्रेविटी हर मास को अपनी ओर खींच रही होती है। तो इसके ऊपर ग्रेविटी लग रहा है, कहाँ, डाउनवर्ड। कौन लग रहा है, ग्रेविटी, ठीक है। इसका वेट इसको नीचे की ओर खींच रहा है। दूसरा एयर है, आप जब से अप एंड डाउन करवा रहे हैं ना, आसपास देखो मेरे हाथ के आसपास कुछ नहीं तो एयर तो होगा, मैं अप एंड डाउन कर तो क्या होगा, ये हवा का मॉलिक्यूल को मार रहा है, हवा के मॉलिक्यूल को नीचे मार रहा है। तो इसका बहुत सारा एनर्जी हवा का मॉलिक्यूल लेके क्या हो रहा है, चला जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा एनर्जी लॉस हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है ना एयर के साथ, हाँ या ना। आप जो यहाँ पे कर रहे हैं एनर्जी, इधर भी ये एनर्जी क्या हो रहा है, आपने डेस्क पे रखा तो डेस्क को इसको छुए होता है, यहाँ पर भी हलचल महसूस होती है, तो थोड़ा सा एनर्जी इसके पास भी चला गया, इसलिए कुछ समय बाद ये रुक जाती है। तो आपको नेचुरल वाइब्रेशन या फ्री वाइब्रेशन देखना हो ना, तो जाना पड़ेगा आपको वैक्यूम में। कहाँ जाना पड़ेगा, अब देखिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनिएगा। चंद्रयान 3 चला गया कहाँ पे, चांद के साउथ पोल पे चला गया। सपोज चंद्रयान के साउथ पोल पे कोई चला जाए और वहाँ पे एक डेस्क रखे, सुनिएगा थोड़ा। चंद्रयान 3 साउथ पोल ऑफ चांद, क्या था, शिव शक्ति पॉइंट, क्या नाम रखा है वही, शिव शक्ति पॉइंट। तो देखिए वहाँ पे अगर यही एक्सपेरिमेंट दोहराया जाए, सुनो सब, अगर कंसीडर किया जाए ये जो डेस्क है एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, कंसीडर किया जाए अगर, और इसको मैं क्या करूँ, इसको इतना नीचे लाके क्या कर दूँ, छोड़ दूँ, अप एंड डाउन वाइब्रेट कर रहा है ना, यहाँ एयर के मॉलिक्यूल भी नहीं है। अगर ये 1 सेकेंड में 15 बार वाइब्रेट कर रहा है, कितना बार वाइब्रेट कर रहा है, 15 बार वाइब्रेट कर रहा है। आप 4 साल बाद जाओगे तो भी 15 बार ही वाइब्रेट कर रहा होगा, हाँ, या उसके बाद भी जाओ तो वही 15 बार वाइब्रेट कर रहा होगा। क्यों, एनर्जी तो कहीं लॉस नहीं हो रहा आपका। ये होता है फ्री वाइब्रेशन। अगर आप एब्सेंस ऑफ एनी फोर्स, किसी ऑब्जेक्ट पे वाइब्रेट कर देते हो तो उसका एनर्जी तो कहीं लॉस नहीं हो रहा, पूरा कंजर्व है, तो वो कभी भी जाओगे तो उतना ही वाइब्रेशन कर रहा होगा। अब आपका सवाल आ सकता है, सुनिएगा, अब मैं आपका सवाल कह सकता हूँ। सपोज सर ये ऑब्जेक्ट था ना, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाया डाउनवर्ड, बात सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्या किया, 4 न्यूटन का फोर्स लगाया डाउनवर्ड, तो क्या ऐसे ऐसे घूम रहा था। सपोज उस समय क्या हो रहा था, कितना का वेव बन रहा था, ये इतना ऐसे करके बन रहा था, ये 2 सेंटीमीटर है, कितना है। अब आप कहेंगे सर सेम ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ था 4 न्यूटन की जगह, सर इमेजिन कीजिए मैंने यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या होगा, ज़्यादा बार करेगा, हाँ या ना, नहीं, वो 15 बार ही वाइब्रेट करेगा। उसका इंटरनल प्रॉपर्टी वो 15 से ज़्यादा करेगा नहीं, कम भी नहीं करेगा, क्यों, नेचुरल है, उसका खुद का अपना ही है। हर ऑब्जेक्ट का, जितने भी मटेरियल है, सबका खुद का एक वाइब्रेशन होता है, यहीं से कॉन्सेप्ट आता है इसका। बात सुनिएगा, तो जैसे आपने 20 न्यूटन का फोर्स दिया, आप कहेंगे सर कैसे, कुछ तो चेंजेस होना चाहिए। इधर ध्यान दीजिए, आपका जो स्केल है वो इस लेवल तक बेंड हो जाएगा, और ऊपर में क्या होगा, इस लेवल तक बेंड हो जाएगा, और इसका जो डिस्टेंस आपका 2 सेंटीमीटर था ये बढ़ जाएगा। सपोज 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर कहाँ हो गया, ऊपर हो जाएगा आपका। समझो इधर, आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, 5 सेंटीमीटर नीचे, 5 सेंटीमीटर ऊपर, पहले 2 सेंटीमीटर था। तो आप जब एनर्जी सप्लाई करते हो ना, तो वाइब्रेशन सेम रहती है, जस्ट उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। ये है नेचुरल वाइब्रेशन। समझा पाए, हर ऑब्जेक्ट का अपना नेचुरल वाइब्रेशन होता है। आप मटेरियल चेंज कर दो वाइब्रेशन बदल जाएगी, लेंथ चेंज कर दोगे तो क्या वाइब्रेशन बदलेगी, नहीं। आपने कॉपर के जगह पे आयरन रख दो, चेंज हो जाएगा, स्टील रख दो, चेंज हो जाएगा, नाइक्रोम रख दो, चेंज हो जाएगा, लेकिन लेंथ आगे पीछे करने से उतनी सारी चेंज नहीं होती है। नोट कर लीजिए नेचुरल वाइब्रेशन क्या, समझा पाए, नोट कीजिए, देखिएगा। नेचुरल वाइब्रेशन किस पे डिपेंड करता है, मैंने कहा था ना, लेंथ पे नहीं डिपेंड करता, लेंथ पे डिपेंड करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो नेचुरल वाइब्रेशन, अच्छा 1 सेकंड के अंदर 15 बार वाइब्रेट किया, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी 15 थी। अगर 1 सेकंड के अंदर 15 बार वाइब्रेट कर रहा है, इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 15 है। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/2πg/L। इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, इसमें न्यूमेरिकल हो सकता है। फ्रीक्वेंसी, जी ग्रेविटी, उसका ग्रेविटी कितना है, लेंथ कितना है, 2π। अच्छा इस पर एक और एग्जांपल ध्यान दीजिएगा। अगर मैं एक बॉब ले लूँ, यानी पेंडुलम, इधर दीजिएगा, मैं क्या लेता हूँ, पेंडुलम। इस पे मैंने पहले रखा 20 ग्राम, कितना रखा, ध्यान दीजिए, कितना रखा, 20 ग्राम, और मैंने इसको, बात सुनिए, मैंने इसे 5 सेंटीमीटर दूर लाके छोड़ दिया, तो वाइब्रेट कर रहा होगा ऐसा करके, हाँ या ना। अगर सवाल आता है
कि 20 ग्राम के जगह पे अगर मैं 200 ग्राम लेता और 5 सेंटीमीटर दूर रखता तो क्या करता? ज़्यादा वाइब्रेट होता क्या? तो कहेंगे सर ये जो वाइब्रेट हो रहा है 1 सेकंड में कितना वाइब्रेट हो रहा है, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है जी पे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती है कि आप 20 ग्राम हैंग कर रहे हैं कि 200 ग्राम हैंग कर रहे हैं। अगर ज़्यादा भारी हो तो नहीं, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की वजह बात सुनो, अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी फिक्स होता है, मून का अलग है। तो जी की वैल्यू फिक्स है, लेंथ आपने फिक्स कर दिया, मास कितना भी बढ़ा लो फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, आपका ये 5 सेंटीमीटर था ना, वो 10 सेंटीमीटर ले लेगा, 7 सेंटीमीटर का स्पैन बनाएगा, कि कितना थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन तो वाइब्रेट 15 बार था तो 15 बार ही करेगा, 5 बार था तो 5 बार ही करेगा। वो मास पे डिपेंड नहीं करता कि वो कितना ऑसिलेशन करेगा। समझा पाए? हाँ या ना? नोट कर लीजिए इसे। बात सुनिए, अगर मैं नेचुरल वाइब्रेशन को, बात सुनिए, नेचुरल वाइब्रेशन को अगर मैं वेव के फॉर्म में दिखाऊं तो इस तरह समझो। आपने बहुत बार रेडियो पे सुना होगा, आप लोग रेडियो पे क्या कहते हैं 93.5, तो 93.5 क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है? वो 1 सेकंड में 93.5 ही फ्रीक्वेंसी बनाता है। आप जो रेडियो का नाम रखते हो ना, उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम है कि 1 सेकंड में कितना वेव बना रहा है। सपोज एक सेकंड में कितना वेव बना रहा है, सपोज हाँ ऐसा करके वेव बना रहा है नॉर्मल एनर्जी पे, तो आपको क्या लगा कि इसका साउंड थोड़ा कम है। आपको क्या लग रहा है? इसकी साउंड थोड़ा कम है। तो आप क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो वॉल्यूम बढ़ाते तो देखिए होता क्या है, वॉल्यूम बढ़ाते हैं ना तो इसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा, वेव उतना ही होगा, फ्रीक्वेंसी अभी भी उतना ही रहेगा। समझा पाए? ये होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी या नेचुरल वाइब्रेशन। समझा पा रहे हैं? तो आप जब साउंड बढ़ाते हैं उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, वेव उतना ही बनेगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है स्प्रिंग का। इसमें क्या कॉन्सेप्ट आता है? स्प्रिंग का। ठीक है, स्प्रिंग में क्या होगा, अगर आप स्प्रिंग के बारे में बात करते हैं, स्प्रिंग, तो स्प्रिंग में आपको एक वैल्यू दे दी जाएगी। मैं बात करता हूँ यहाँ पे स्प्रिंग के बारे में। हाँ, स्प्रिंग में कितना फ्रीक्वेंसी होगा, उसका फॉर्मूला क्या है? 1/2 पाई K/m। स्प्रिंग, आप जब स्प्रिंग लेते हो ना, इसको स्प्रिंग, इसको दबाते हो, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिंग में स्प्रिंग हाँ स्प्रिंग ही तो मैंने कहा। नहीं, अरे हम ये क्या है? हार्डनेस ऑफ द स्प्रिंग। के क्या है? कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको कहते हैं हार्डनेस ऑफ द स्प्रिंग। एम क्या है? मास ऑफ द स्प्रिंग। या नहीं सॉरी, इस पर कितना मास रख रहे हैं, कितना लोड रख रहे हैं आप, इसके ऊपर आप कितना लोड रख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद बहुत मीठे मीठे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। ओपन पाइप आने वाला है, ये क्या है? क्लोज पाइप आने वाला है। हाँ 2x कहाँ? 2 पाई है वो, पाई। ठीक है, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। ट्यूनिंग फॉर्क आने वाला है, एयर कॉलम आने वाला है, क्लोज पाइप आने वाला है, ओपन पाइप आने वाला है। ये सब पढ़ेंगे अभी थोड़ा। देखिए, आप लोगों ने ट्यूनिंग फॉर्क का बहुत बार नाम सुना होगा और कार्टून में से बहुत देखा होगा। आपने ट्यूनिंग फॉर्क का बहुत नाम सुना, कार्टून में देखा। देखो होता है कैसा, दिख लो इधर थोड़ा। ये यू शेप का एक यू शेप का ऐसा बनाता है, जहाँ पे इसके यहाँ पे हैंडल बना होता है। देखिए सुनिएगा, हाँ आप लोग इसको लैब में देखे होंगे अपने। ठीक है, लैब में देखा होगा आपने, या कार्टून में बहुत बार देखा होगा आपने। इसे ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं, पता है। इसके साथ ये हैंडल है, ये क्या उसका हैंडल है, ये उसका हैंडल है। इसके साथ एक रबर पैड दिया जाता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, रबर पैड पे जोर से मारेंगे। तो रबर पैड पे मारने से क्या होता है कि रबर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करती, वापस रिटर्न कर देती है। तो आपने जितना फोर्स दिया उतना रिटर्न मिल गया। अब बात सुनो, हर मटेरियल का अपना वाइब्रेशन फिक्स होता है ना। मैं यहाँ पे एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर करके चलता हूँ थोड़ा। तो जैसे अपने क्या ट्यूनिंग फॉर्क का हैंडल पकड़ने का तरीका होता है, यहाँ पर पकड़ा जाएगा, ऐसे लेंगे और रबर पैड पे जोर से मारेंगे। तो जैसे जोर से मार के हटा लेंगे तो क्या होगा, समझ तो नहीं आएगा। अगर सामने आप बहुत अच्छे क्वालिटी का कैमरा लगा दें तो आपको इस तरह से दिखेगा। ये आपको ये दिख रहा होगा इस तरह का, ये ऐसा शेप दिख रहा होगा। इसका शेप तो ऐसा था
लेकिन बहुत हल्का सा क्या होता है, ये इधर आता है, बहुत हल्का सा ये इधर जा रहा है, फिर ये बहुत हल्का सा इधर आ रहा है और बहुत हल्का सा ये इधर जा रहा है। 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर कोई है जो 45, कोई है जो 60 हर्ट्ज कहते हैं, हर्ट्ज से नहीं फ्रीक्वेंसी। किसी में देखेंगे 320, किसी में देखेंगे 180, इतने फ्रीक्वेंसी बना रहा होता है, इतना 1 सेकेंड के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 सेकेंड में 60 बार ऐसे कर रहा है, एक बार गया एक बार आया। देखो ये एक, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर, या मिडिल से स्टार्ट करते हैं तो ये, और ऐसे जाके वापस आया तो 1 2, जिस पोजीशन में उसी पोजीशन में सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे खड़ा है, गया आया, फिर गया, फिर जैसे है, अब हुआ 1, अब हुआ 1, क्योंकि देखो इधर जा रहा है। देखो ये क्या हो रहा है, इस जगह पे अगर ऐसे रखा हुआ है तो पहले इधर गया, इस पॉइंट पे आया, वापस आया, लेकिन इसमें डायरेक्शन इधर है, ऐसे गया, जैसे इस पॉइंट पे आया, अब देखो डायरेक्शन सेम आ गया, 1 वेव हो गया। तो ऐसे करके कितना होता है 60, इसमें क्या हो 320, 180 ऐसे हर्ट्ज बनाता है। अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क का स्ट्रक्चर अलग अलग हो, मतलब ऐसे ही सब शेप दिखता है, लेकिन उसके अंदर मास, लेंथ, विड्थ के कारण सबका फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। आप देखोगे ना, इसको मैम कहती है ना कि वाइब्रेशन कैन प्रोड्यूस साउंड, तो ऐसे लेके मारेगी रबर पैड पे, कोई आवाज़ नहीं आया, आपके कान के सामने ला देगी, तो जैसे कान के सामने तो टिंग करके तीखा साउंड आता है। देखिए क्या होता है, जैसे इसके अंदर मारा गया, इस तरह से ये 60 बार अप एंड डाउन कर रही है। अब इसके अंदर जो एयर, देखो बात सुनो, ये दोनों स्ट्रिंग के अंदर, ये दोनों, इसे प्रॉन्स कहा जाता है, चिंगड़ी मछली नहीं होता है प्रॉन्स, वैसे ही इसे प्रॉन्स कहा जाता है। इसके अंदर मान लो कोई हवा आके अटक गया, हवा तो इसके बीच में भी है, 2 उंगली के बीच में भी है, तो क्या हुआ, ये हवा, देखो मान लो ये स्ट्रिंग ने, ये इस पार्ट ने इसको हवा का धक्का मारा इधर, तो ये टकरा गया, इधर आ गया, जैसे इधर आया तो इसने क्या हुआ, धक्का इधर मारा, तो इसके अंदर जितने भी एयर के मॉलिक्यूल सब धक्का खा रहे इधर, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो आगे आगे पीछे सब मॉलिक्यूल क्या आपस में टकरा रहे बहुत सारे, तो कोलिजन हो रहा है। कोलिजन यानी वाइब्रेशन, एंड कोलिजन प्रोड्यूस साउंड, इसलिए लोगों को तीखा साउंड सुनाई देता है, और इससे ये पता चलता है कि कोलिजन प्रोड्यूस और वाइब्रेशन प्रोड्यूस साउंड। समझा पाए। इसके बाद आता है एयर कॉलम, या फिर फ्लूट कहते हैं उसे। फ्लूट मतलब बांसुरी, ठीक है। देखिए इसमें तो आपका डेरिवेशन है नहीं, आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर इसका डेरिवेशन हो, ठीक है। एयर कॉलम क्या है, सुनो इधर देखो, ये एयर कॉलम आपने भी देखा होगा, आप प्रैक्टिकल लैब में गए, आपको बीकर दे दिया गया, या फिर क्या होता है मेजरिंग सिलेंडर दे दिया, कांच का नहीं होता ऐसा मेजरिंग सिलेंडर, देखा आपने मेजरिंग सिलेंडर दे दिया आपको, हाँ या ना। और आपको जैसे मेजरिंग सिलेंडर मिला, इसके अंदर बहुत सारी रीडिंग लिखी रहती है। हम लोग भी से क्लास में कोई एक बच्चा लिया, अब मुंह के सामने लगा, फूंक दिया, साउंड बजा रहा है बांसुरी की तरह, देखो आपने बहुत बार, ये ध्यान से, हाँ बस नहीं, देखो इधर इसका एक साइड ओपन है, बात सुनो, इसका एक साइड ओपन है, एक साइड क्लोज है, इसका एक साइड ओपन है, एक साइड क्लोज है। अगर एक और इस तरह से लिया जाए पाइप, जिसका दोनों साइड खुला हो, जिसका दोनों साइड खुला हो, अब इसे वाइब्रेट किया जाए, तो पता है आपको सबसे मीठा साउंड कौन आएगा? इसके अंदर जो साउंड निकलता है उसके वेवलेंथ, जो वेव्स बनते हैं उसका रेशियो होता है ऑड में 1:3:5:7 इस तरह चलता रहता है, और इसमें निकलता है 1:2:3:4 इस तरह से चलता रहता है। तो इसके अंदर सिर्फ ऑड मल्टीपल आ रहा है ना, इसलिए एक टाइप का साउंड। इसके अंदर ऑड और इवन दोनों है, इसलिए ज़्यादा मीठा लगता है। इसीलिए आप जो बांसुरी बजाते हैं, इसमें ही फिजिक्स है, आप जब बांसुरी बजाते हैं इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि इसका दोनों एंड खुला होता है, और दोनों एंड खुला होने के कारण उसके अंदर इवन और ऑड दोनों तरह की फ्रीक्वेंसीज बनती है, और दोनों फ्रीक्वेंसी बनने के कारण बहुत ही अच्छा लगता है। और इसमें सिर्फ ऑड बनता है, इसलिए बहुत सारा होता है। नहीं, ये तो छेद है आपका, क्या एयर का कॉलम से एनर्जी का कम और बेसी करने के लिए आपका दोनों एंड खुला है ना, मैं ये कह रहा हूँ। अगर आपको ऐसा ही पाइप दिया जाए और आपके अंदर थोड़ा कलाकारी हो, कोई भी छेद अगर ना हो, एक इसको बजा के देखो, इसको बजा के देखो, अगर बजा पाए तो आपको सबसे ज़्यादा मीठा साउंड इससे निकलेगा। इसे कहते हैं प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो आपको फ्रीक्वेंसी किस में मिलता है? ऑड, क्लोज में, और इवन या नेचुरल ओपन में मिलता है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है। समझा पाए? हाँ या ना? अब इसके बाद एक सवाल है, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जहाँ सवाल बन सकता है। टेंशन, गिटार, जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट देखते हैं जिसके अंदर स्ट्रिंग टाइट की जाती है, जैसे गिटार है, नहीं देखते उसके अंदर क्या तार को थोड़ा टाइट किया जाता है। तो देखना अलग, आपने अगर गिटार देखा होगा तो उसके अंदर
जो वायर यूज़ किए जाते हैं ना, सबका थिकनेस अलग होता है, किसी को ज़्यादा टाइट, किसी को थोड़ा कम टाइट, इस तरह से उसको बांधा जाता है, ठीक है। वो लोग जो लोग गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं वो लोग पता है उसके स्ट्रेंथ पे बहुत ध्यान देते हैं कि कम करना है कि ज़्यादा करना है, कि उस हिसाब से कोई म्यूज़िक निकलेगा। तो उसके अंदर कितना फ्रिक्वेंसी वो गिटार का जो आप एक बार वाइब्रेट कर रहे हैं, बात सुनो, अगर आपने एक बार वाइब्रेट किया है, अगर एक बार उसको नॉच दिया तो कितना बार वाइब्रेशन करेगा, ये या कितना फ्रिक्वेंसी बनाएगा, किस पे डिपेंड करता है। देखो स्ट्रिंग का 1/12 टेंशन पाई r²d। देखो ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द वायर, गिटार के अंदर का वायर का लेंथ क्या है, टेंशन, वायर के अंदर टेंशन कितना, यानी कितना खींचा गया है, वो वायर की रेडियस। बात सुनिए, जो वायर है ना, ये जो वायर पतला होगा तो उसका रेडियस कितना है, ठीक है। और डी मतलब डेंसिटी, यानी कौन सा मटेरियल का वायर यूज़ कर रहे हो, डेंसिटी ऑफ द वायर, इन सब पे डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे तुम साफ साफ देख सकते हो, देखो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के साथ देखूँ इधर, आप अगर फ्रीक्वेंसी के साथ देखते हो ना, ये ऊपर है, यानी फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, रूट के साथ ही है लेकिन टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप अगर ज़्यादा खींचो, इधर ध्यान दो, अगर आप टेंशन बढ़ा देते यानी ज़्यादा खींच देते हो, ज़्यादा टाइट करते हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं वायर का लेंथ बनाऊँ तो बढ़ाऊँ तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। रेडियस, अगर रेडियस को क्या करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। अगर मैं रेडियस क्या करें, पतला कर दें, यानी तार को पतला कर देंगे, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, क्या था, डेंसिटी ऑफ द वायर, यानी वायर कितना मोटा या कितना भारी है। अगर आपका वायर भारी होगा, ज़्यादा भारी होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम जाएगा, ये बढ़ेगा तो वो कमेगा। तो ये था रिलेशन, ठीक है। तो हम लोगों ने नेचुरल वाइब्रेशन के अंदर पढ़ा, अब बाकी नेक्स्ट डे करते हैं।